आदाब दोस्तों, हाजिर हूँ आपके साथ नए एपिसोड के लिए, जिसमें आज मैं एक वरिष्ठ साहित्यकार श्री राजकुमार प्रजापति जी, जो रेलवे प्रबंधक में एक मुख्य अधिकारी भी हैं, उनके जो गद्य संग्रह है और वो अपनी विधा में एक संपूर्ण माहिर साहित्यकार हैं, जिनकी तारीफ मैं कर नहीं सकता। मैं ये बताऊंगा और ये कोशिश करूंगा कि साहित्य के मुख्य उद्देश्य क्या है और साहित्य क्या है। इसका प्रेजेंटेशन के लिए मैं इनके पास हाजिर हुआ हूँ और ये प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले इनके लिए 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। ये मिसरे इन्हीं के लिए हैं, इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। इनके कैरेक्टर को, इनके अपनेपन को, इनके साहित्य को मैं ये नज़र कर रहा हूँ। आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि तेरे चेहरे पे जो ये सादगी है, तेरे चेहरे पे जो ये सादगी है, हकीकत में ये तेरी पाकीज़गी है। हकीकत में तेरी पाकीज़गी है और मोहब्बत से ही दुनिया है ये रोशन। मोहब्बत से ही दुनिया है ये रोशन। मोहब्बत के बिना क्या ज़िंदगी है, मोहब्बत के बिना क्या ज़िंदगी है। मैं पहले आदरणीय राजकुमार जी से ये अनुरोध करूँगा कि वो अपना परिचय दें और ये बताएं कि उनकी शख्सियत कहाँ से शुरू होकर आज इस मकाम पे पहुँची है और वो आज साहित्यकारों में मेरी नज़र में सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं। आप इनसे मुखातिब होइए। जी नमस्कार। और वाजिद अली साहब, आपने बहुत बड़ी कह दी। साहित्यकारों में आपने मुझे उस जगह पर बिठा दिया है कि मैं नहीं सोचता कि मैं इस काबिल हूँ। छोटा मोटा साहित्यकार हूँ, लिख लेता हूँ आपके आशीर्वाद से। मैं मूल रूप से एक साधारण, जो आजकल होते हैं, एक लेखक जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कविता के रूप में या लेखन के रूप में। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। मैं जब राजस्थान सरकार में था, कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई जिसने मुझे दुखी कर दिया। सिस्टम के अंदर बहुत सारे तनाव होते हैं जो हमें महसूस होता है कि ये भेदभावपूर्ण है। अब कितना है कितना नहीं है ये निर्भर करता है हमारी जो उस समय की साइकोलॉजी होती है उस पर भी। लेकिन मैं भी थोड़ा सा परेशान हुआ, थोड़ा दुखी हुआ, तो मैंने एक पेन उठाया और बजाय उसको बोल के बाहर निकालने के, मैंने कागज़ों में अपना गुस्सा, अपनी भावनाएं निकालना शुरू किया। और इसी प्रकार धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं लिख सकता हूँ, और इस प्रकार आपके सामने एक छोटा सा साहित्यकार पैदा हुआ। नहीं सर, और आपकी ये महानता है जो आप अपने आप को छोटा सा बता रहे हैं, वरना मैंने तो अक्सर ये देखा है कि छोटा सा साहित्यकार अपने आप को बहुत बड़ा साहित्यकार बताता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऊपर वाली कोई लिमिट नहीं है, नीचे की एक लिमिट होती है कि आदमी जब नीचे आता है, ज़मीन कहते हैं ना, ज़मीन पे आ गया, तो ज़मीन एक लिमिट है, गिरने की एक लिमिट होती है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है, आसमान अंतहीन है। बिल्कुल सही का फरमाया आपने, और हकीकत में कभी बड़ा समझना भी नहीं चाहिए। इसलिए कोई कह दे कि मैं सबसे ऊपर हूँ या सोच ले कि मैं अब आसमान की बुलंदियों पे हूँ, सबसे ऊपर हूँ, तो मेरे हिसाब से वो उसकी अज्ञानता या मूर्खता ही है। क्योंकि ऊपर आप जहाँ हैं उससे ऊपर कुछ और होता ही है। ये प्रकृति की सच्चाई है, प्रकृति की सच्चाई है। बिल्कुल सर। तो चलिए सर, हम आप जो है इस टेक्निकल बात पे आते हैं और आपसे हम मैं सीखने की कोशिश करूँगा कि आपसे क्या अर्जित करके लेके जाऊँ यहाँ सर।
तो सर आप ये बताइए कि अच्छे कथानक का आधार और उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, किसी भी साहित्य लेखन में एक कथानक होता है। कथानक ही उस जो साहित्यिक रचना का आधार होता है, और जो कथानक होता है वो बहुत ही सोच समझ कर उसका चयन किया जाता है। और ये संपूर्ण मान्यता प्राप्त है कि एक कथानक का एक आधार अगर बहुत अच्छा है तो वो साहित्यिक रचना भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो उसका एक आधार होना चाहिए। आधार में क्या क्या है? एक संघर्ष होता है। किसी भी साहित्यिक रचना होती है, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, कविता हो या कोई किसी प्रकार की रचना, उसका जो मुख्य आधार हो किसी न किसी संघर्ष पे टिका होता है। बिना संघर्ष के आधार बन ही नहीं सकता। ये संघर्ष हो सकता है इंसान का इंसान के साथ संघर्ष, इंसान का प्रकृति के साथ संघर्ष, इंसान का भावनाओं के साथ संघर्ष, इंसान का साइकोलॉजी के साथ संघर्ष। संघर्ष जरूर होता है। यानी हम पुराने कथानक देखते थे, एक राजा थी, एक रानी थी, ये हुआ वो हुआ, वो इंसानों के साथ था, युद्ध वगैरह, उपन्यास वगैरह। लेकिन कई बार इंसान तो कमज़ोर होता है। जैसे आजकल कुछ चल रहा है कि एक अंधा था, एक थोड़ा दिव्यांग था, तो ये उनकी भावनाओं के साथ होता है, लेकिन संघर्ष जरूर होता है। और यही किसी कथानक का आधार है कि सबसे पहले उसमें एक संघर्ष को दिखाया जाता है, और इस संघर्ष को वो पार पाता है कौन? जो नायक होता है इस साहित्य का, चाहे वो कविता के रूप में हो और चाहे वो गद्य लेखन के रूप में हो। तो संघर्ष उसका मुख्य आधार होता है। आधार के साथ हमें कारण और परिणाम भी जोड़ना पड़ता है कि वो संघर्ष, उसका कारण क्या था। इंसान का इंसान से सीधा संघर्ष तो हो नहीं सकता। इस इंसान का भावनाओं के साथ या प्रकृति के साथ कोई सीधा संघर्ष हो नहीं सकता। तो इंसान का और उस जिसके साथ वो संघर्ष हुआ है, प्रकृति, इंसान, भावनाएं, जो भी है, उस संघर्ष का कारण क्या था, वो कारण, और फिर उसका परिणाम क्या हुआ। हो सकता है कारण था वो ऐसा था जिसमें सामने वाला सही था, या कारण ऐसा था कि वो खुद ही गलत था, या सामने वाला गलत था, ये सही था, कुछ भी हो, लेकिन पहले कारण जरूर होता है। जैसे कुछ कथानक में होते हैं, प्रकृति ने रौद्र रूप धारण किया, बाढ़ आ गई, हम एक कथानक मनाते हैं, मनु से संबंधित है हमारे, है ना, बाढ़, देव, रहा है। हाँ, ये सब तो उसमें एक कारण होता है, क्योंकि प्रकृति रुष्ट ऐसे तो नहीं हुई होगी, कुछ तो कर्म किए होंगे इंसानों ने। इसी प्रकार आदमी है, वो अपनी टांग, विकलांग हो गया, टांग खो दिया, तो कुछ तो कारण रहा होगा, किसी एक्सीडेंट में उसने अपनी टांग खोई होगी, या जन्मजात रहा होगा। तो पहले कारण बताए जाते हैं, पहले कारण, और उसके अंदर ऐसा प्लॉट तैयार किया जाता है कि एक संघर्ष दिखे, दुख दिखे, और उसके बाद उसका परिणाम आता है। परिणाम के अंदर जो नायक जिसको बनाया गया है, चाहे वो इंसान हो या परिस्थितियां हो, उसका संघर्ष भी दिखाया जाता है। संघर्ष के प्रति संघर्ष, पहले संघर्ष दिखाया जाता है, उसका प्रति संघर्ष दिखाया जाता है, अंत में एक सुखद परिणाम आता है। तो इस प्रकार कारण और परिणाम किसी भी साहित्यिक रचना का एक आधार होता है। सर, इसमें जो है कथानक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या होता है, और आज के समाज को देने के लिए किस तरीके के कथानक चाहिए हमें जो उनको उद्देश्यों की पूर्ति कर सके? देखिए, मेरा मानना है कि साहित्य है वो मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाना चाहिए। मनोरंजन के लिए लिखने के लिए साहित्य नहीं होता है। साहित्य का एक उद्देश्य होना ही चाहिए, यही होता आया है आज तक। कहते हैं साहित्य इमॉर्टल है, इसलिए साहित्य के जो उद्देश्य है वो गंभीर भी होने चाहिए, और इस प्रकार होने चाहिए कि समाज उसको सहर्ष से स्वीकार करे। जैसे चरित्र की कुछ क्रियाएं हैं, अभी हम बात कर रहे थे संघर्ष, कारण और परिणाम पे, जो कि किसी भी कथानक का एक आधार होता है। तो जो उसमें एक चरित्र होता है, जिसको आपने नायक बनाया है, सहायक नायक बनाया है, उसमें एक चरित्र होता है, नायक भी होता है, खलनायक भी होता है, सहायक बहुत सारे सदस्य भी होता है, चाहे वो, तो उनकी कुछ विशेषताएं होती है। सबसे पहले क्या होता है कि वो यात्रा जब शुरू होती है तो जो चरित्र होता है वो साधारण होता है, वो हीरो नहीं होता शुरुआत से, वो साधारण होता है। धीरे धीरे उसके विचारों में विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, विचारों में विकास। और जो खलनायक के अनुसार डेवलपमेंट होता है, तो वो धीरे धीरे हीरो बनता है, नायक बनता है किसी भी कर। तो आपको अगर उसको, जो आपकी साहित्यिक रचना है, उसको साधारण जन से जोड़ना है, तो शुरुआत में आप उसको बिल्कुल जमीन से उठाइए, क्योंकि अगर आप जमीन से नहीं उठाते फिर वो चमत्कार लगेगा, बकवास लगेगा।
तो साहित्य बकवास नहीं दिखाना चाहिए, उसमें चमत्कार नहीं होने चाहिए, उसमें प्रकृति की जीत होनी चाहिए। प्रकृति सिर्फ, मेरा अर्थ है वो हालात से हालात जो साधारण चीजें उसकी जीत होनी चाहिए, तो उसमें सामान्य घटनाएं उन्हीं की जीत होनी चाहिए। तो ये तो होगी चरित्र का डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर एक उसका एक साधारण अंत होना चाहिए, चमत्कारपूर्ण अंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो किसी को प्रभावित नहीं कर सकता, वो बकवास नजर आता है। दूसरा है, जो आप मुख्य उद्देश्य की बात कर रहे थे, किसी भी कथानक का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए, एक तो पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसकी जो भूमिका है वो ऐसी हो कि वो रुचिगत लगे। अगर रुचि नहीं होगी तो कोई पाठक क्यों पढ़ेगा? तो जब वो पढ़ने बैठे, सबसे पहले उसको लगना चाहिए ये मेरे काम की चीज़ है जी। दूसरा, उसको लगना चाहिए मुझसे ही संबंधित है, मतलब अपनापन थोड़ा महसूस होना चाहिए। तो कहानियां ऐसी हो कि हर इंसान को लगे कि हमारे जीवन से संबंधित है, हमें इसमें बहुत कुछ पाने को मिलेगा, ज्ञान मान लीजिए, नॉलेज जो भी है पाने को मिलेगा। तो एक तो उसका लगाव होना चाहिए, उससे रुचि आनी चाहिए। रुचि के कई सारे कारण हैं। एक तो वो उससे लगाव महसूस करे कि ये मेरे काम की चीज़ है, मेरे जैसी ही है, इसमें नायक वो मेरे जैसा ही है, या खलनायक है वो मेरे जैसा है, ये कहानी वो मेरी कहानी जैसी है, ये रुचि बनाती है। दूसरी, शब्दों का इतना सुंदर प्रयोग होना चाहिए कि उसका मन करे पढ़ने का। तीसरा, भाषा शैली। तीसरा ये है कि वो सब कुछ होते हुए भी कई बार लोग उसको पसंद इसलिए नहीं करते कि उसकी दो कड़ियाँ होती है, उस आपस में जुड़ाव नहीं होता। तो आपकी पहली जो प्लॉट है आपका वो खत्म हो, तो उसमें कुछ ऐसा हो कि अगले वाला पढ़ने वाला जो पाठक है वो सोचे आगे क्या होगा, कुछ सस्पेंस भी हो, सस्पेंस टाइप का, आगे क्या होगा। और सस्पेंस नहीं हो तो भी वो उसको पढ़े कि यार आगे मुझे जानना है क्या हुआ होगा, रोचकता। तो रुचि बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, पहला रुचि। दूसरा है भावनात्मक लगाव, और संवादों में जो है अलंकारों का प्रयोग। अगर आपके थोड़ा सा मिर्च मसाला कुछ भावनाएं नहीं होगी, अगर आप एक बहुत मार्मिक उपन्यास पढ़ रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू नहीं आए तो काहे का मार्मिक, और हास्य रचना पढ़ रहे हैं, आप हंसे नहीं मुस्कुराए तो काहे का हास्य, एक आप श्रृंगार पढ़ रहे हैं और आपको आपकी प्रेमिका की याद नहीं आई तो काहे का श्रृंगार। इसलिए जिस कैटेगरी का आपने वो साहित्य बनाया है उसका आभास उसके मस्तिष्क में उसी समय होना चाहिए। भाषा शैली भी उसी ही प्रकार, भाषा शैली हो, अलंकार हो, और शब्दों का जो उपयोग हो, इस प्रकार का होना चाहिए कि वो छू जाए और वो उसको अपने मस्तिष्क से उसको अनुभव करे। तीसरा है पात्रों का विकास, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पात्रों को शुरू से ही आपको नायक खलनायक नहीं दिखाना है, खलनायक होता है वो भी वजह होना चाहिए, खलनायक क्यों बना वो दिखाना होना चाहिए। और नायक तो कभी भी नायक नहीं होता, नायक तो साधारण इंसान ही होता है, नायिका होते वो भी साधारण होते हैं, क्योंकि साधारण होकर के अगर जो कोई हीरो बनता है, नायक नायिका बनते, तब वो पब्लिक को आकर्षित करते हैं, क्योंकि इंसान सोचता है जब ये नायक बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। बिल्कुल, इसलिए आपको पात्रों का विकास बिल्कुल साधारण होना चाहिए। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है संदेश। आपकी साहित्य कृति का एक संदेश होना चाहिए, और जिस साहित्य सभ्य लफ्जों का समावेश, जिस साहित्य कृति में कोई संदेश नहीं है तो वो कचरा है। आपका उद्देश्य होना चाहिए, सामाजिक विमर्श हो सकता है, पारिवारिक मूल्य हो सकते हैं, राष्ट्रीय मूल्य हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक संदेश जरूर होना चाहिए। जी, मार्मिक संदेश होना चाहिए। हाँ, मार्मिक यानी ऐसा हो कि उस संदेश को पढ़ने वाला पाठक है वो हृदय से ले और वो महसूस करेगी हाँ मेरा तो मानना ये होता है सर कि अगर कहानी पढ़ के अगर या तो मुस्कुराहट आए या आंसू आए, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये लगे कि यार कहानी है। हाँ, अगर कहानी पढ़ने के बाद में आपके अंदर जो भावनाएं हैं वो उद्वेलित नहीं हुई, मार्मिक, अगर मार्मिक कहानी है तो मार्मिक भावनाएं आनी चाहिए ना, और अगर मान लो कुछ और तरह की कहानी हास्य भी हो सकती है, अगर वो भावनाएं उद्वेलित नहीं हुई तो फिर वो कहानी नहीं है, वो सिर्फ सूचना है, वो समाचार है। तो समाचारों में और कहानी में यही तो अंतर है। समाचार होता है वो वैसा का वैसा होता है, वो आपको उद्वेलित करता है अपनी भावना के अनुसार, आपकी उस समय क्या स्थिति है। लेकिन कहानी होती है ना, उसमें कुछ अलंकार, कुछ शब्दों का, कुछ प्लॉट्स का, कुछ लिंक ऐसे प्रयोग किया जाता है कि वो कहानी अपने अनुसार पाठक को प्रभावित करती है। सर, मैं आपको आपके जो बातें हैं और आपका जो ये जो उत्तर है, मैं प्रभावित यूँ हो रहा हूँ कि मेरे एक्चुअल में मैंने कई एमफिल वालों से भी मुलाकात की है, या ऐसा नहीं है कि मतलब मैं, और मैंने उनसे प्रश्न भी करे हैं तो नाश्ते की प्लेट छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, इसका मतलब आप बड़े ही नहीं टीचपूर्ण। नहीं, मैं बड़ा तो मैं नहीं कह सकता अपने आप को, बहुत छोटा हूँ।
लेकिन जो जिस तरीके की आप बात बता रहे हैं और जिस तरीके की आप गहराई में जा रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली है? देखिए, मैं हमेशा हर इंटरव्यू में अपने या अपनी रचनाओं में एक बात ज़रूर कहता हूँ। देखिए, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में जाता हूँ, तो जहाँ साहित्य की बात होती है, एक बात मैं कहता हूँ कि मेरा उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं है, और किसी भी साहित्यकार का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं होना चाहिए। जैसे 3-4 स्तंभ बोलते हैं हम, चौथा स्तंभ पत्रकारिता को बोलते हैं हमेशा। लोकतंत्र के 3 स्तंभ जो है हमारी संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इसके अलावा चौथा स्तंभ हम क्या बोलते हैं? पत्रकारिता। लेकिन मैं कह रहा हूँ उससे भी महत्वपूर्ण एक और स्तंभ है, 5वां, वो है साहित्य। बिना साहित्य के तो पत्रकारिता हो ही नहीं सकती। अरे साहित्य ने संसार को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, पूंजीवाद और साम्यवाद। साहित्य की तो था, साहित्य की। और आज भी खून खराबा होता है, कहीं न कहीं उसके पीछे किसी साहित्य का योगदान होता है। संसार में चाहे खुशहाली हो या तनाव हो या खून खराबा हो, कुछ भी हो, उसके पीछे एक। मेरा प्रश्न अधूरा रहा है। आपको आप इस इतनी ऊंची पोस्ट पे होने के बाद आप इस बात को सोच रहे हैं, ये प्रेरणा आपसे कहाँ से? मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मैं जब IAS के लिए तैयारी कर रहा था, तो ये सब पढ़ने के बाद मेरे बात एक समझ में आई कि साहित्य अपने आप में एक अचूक हथियार होता है। एक आप अफसर बन गए, बहुत बड़े नेता बन गए, मंत्री बन गए, उससे भी शक्तिशाली कोई इंसान होता है तो वो साहित्यकार होता है। वो अपनी बात रख भी सकता है और लोगों को अपने विचार मनवा भी सकता है। तब मेरे मन में आया क्यों नहीं मैं भी अपनी लेखन की ताकत का प्रयोग करूं। बिल्कुल। और मेरा जो लेखन का क्षेत्र है वो सामाजिक मूल्य रहा है। आप मेरी किताबें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मैंने सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है, जिसमें पारिवारिक मूल्य हमेशा ऊपर रहे हैं, राष्ट्रीय मूल्य ऊपर रहे हैं, सामाजिक मूल्य ऊपर रहे हैं। ये सब चीज़ें अगर मैं बोलने बैठ जाऊँ सड़क पे कि भाई सुनो मेरी बात, परिवार में ऐसा करिए, तो कोई नहीं सुनेगा। कितना बड़ा, किसी के पास समय नहीं आजकल। सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपना गुब्बार निकाल लेता हूँ मैं लिख करके, और आप जैसे विद्वान होते हैं तो पढ़ भी सर ये पढ़ भी लेते हैं। बस यही चीज़ है अपनी बात कहने के लिए। मुझे सबसे आप क्या इन हालात से भी गुजरे हैं क्या सर? हाँ, मैं देखिए, आप अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं, आप उसमें दारुण रस डाल रहे हैं, जब तक आपने वो भोगा नहीं होगा तो आप अच्छे लेखक हो नहीं सकते। दारुण रस के आप करुणा के बारे में लिख रहे हैं, आप ऐसी कहानी, मार्मिक कहानी लिख रहे हैं जिसको पढ़ करके सामने वालों को रोना आ जाए, ये तभी संभव है जब आप उससे गुजरे हैं। और आप सिर्फ लिख नहीं रहे हैं, आपने उसको भोगा है। जब आपकी कलम चलेगी ना, प्रेम वियोग को आप कैसे समझेंगे जब तक आपने जुदाई न देखी? बिल्कुल यही होता है कि आप प्रेम वियोग के बारे में लिख रहे हैं, तो आपने अगर प्रेम वियोग सही कह रहे हैं आप, तो आप उसके बारे में तभी अच्छा लिख पाएंगे जब आप उस रास्ते से गुजरे हैं। मैं भी बहुत गरीब घर से रहा हूँ, बहुत ही गरीब घर से, जिसे आप बोलते हैं ना BPL नहीं, BPL से भी नीचे, उससे भी नीचे अंत्योदय। मेरा परिवार अंत्योदय श्रेणी में आता था, BPL के अंदर BPL। और मैंने उस समय को देखा है जब मजदूरी करते थे। मैं घर में बिजली नहीं थी, घर ही नहीं था, बिजली तो दूर की बात, मैं तो झोंपड़े में, नौकरी लगे तब तक झोंपड़े में ही था। तो मैं मजदूरी करता था, धूप छाप झेलिए, मकान था नहीं, घर था नहीं। तो वो सब चीज़ें जब मैं याद करता हूँ तो मेरे लिए मार्मिक कहानी लिखना बहुत आसान हो जाता है। यही मैं जानना चाहता था कि बिना फीलिंग्स के आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक AC के अंदर बैठकर आप जो है हेलमेट पे स्कूटर तपते पे कैसे जा रहा है वो फीलिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मैदान में आपको स्कूटर पे हेलमेट लगा के निकलना ही पड़ेगा, तभी आपको फीलिंग्स आएगी कि गर्मी की तपन और हेलमेट की जो है सर पे जो बोझ होता है वो उसकी क्या कंडीशन होती है। यही मैं आपसे पूछा, यही बात करूँ तो एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। कुछ दिनों पहले हमारे गुरुजी हम बताते थे कि एक लड़की थी, धूप में जा रही थी अपने भाई को टांगे पीछे, भजन को होता है ना, एक लड़की जो खुद रही होगी करीब 8-9 साल की, और उसके पीछे 5 साल का उसका भाई, उसको उसने लाद रखा था बोरी की तरह, एक हाथ पकड़े और जा रही थी धूप में। तो एक महानुभाव सामने मिलते और कहते हैं, अरे लड़की ये बोझ टांग के कहाँ जा रही हो? तो कहते हैं बोझ थोड़ी, ये तो मेरा भाई है। वाह। तो ये जो दुख फील हुआ वो सामने वालों को हुआ, लेकिन ये साधारण घटना है। अरे गांव में गरीबों में तो ये साधारण घटना है। कहाँ है धूप आप के लिए, क्योंकि आपने धूप नहीं देखी है। धूप किसी के लिए बुरी हो जरूरी नहीं होता। अगर धूप नहीं होगी तो किसान फसल कैसे करेगा? वो तो जरा धूप से खुश होता है कि गेहूं पकने वाले हैं। इसलिए जो दुख होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में होते हैं, और असली दुख की पहचान तब हो जब हम सिर्फ लिख ही नहीं रहे हैं उसके बारे में, हमने उसको फील किया हो। तब हम सही तरीके से लिख पाएंगे कि वाकई में ये दुख था भी या नहीं।
कई बार ऐसा होता है वो दुख होता ही नहीं है, प्यासा ही पानी की कदर हाँ, कर सकता है। बिल्कुल वो दुख होता ही नहीं है, हम कहानियों में अपनी कविताओं में लिख देते हैं उसको, जो वास्तव में होता ही नहीं है, तो कैसे वो पाठक को प्रभावित करेगा? नहीं कर सकता। इसलिए आपको उस वातावरण में, उन लोगों के बीच में और उस रास्ते पे जाना होगा जहाँ पे ये घटनाएं घटती है, तभी आप अच्छे साहित्यकार। सर तो फिर अब हम हमारे अगले प्रश्न पर आते हैं कि साहब ये कथानक की जो मुख्य क्रियाएं होती हैं जिन्हें लोग अभी भी समझ नहीं पाए, मैं तो जो भी होता है मैं बोल देता हूँ, और किसी को शायद हो सकता है बात बुरी भी लगे और अच्छी भी लगेगी, क्योंकि जो लोग समझते हैं इस बात को वो जानते भी हैं। तो कथानक की मुख्य क्रियाएं क्या होती हैं? देखिए, हमारे जो आपके जो पाठक या आपके जो श्रोता है, दर्शक है, उनको मेरे हिसाब से मैक्सिमम इस जैसे जो कार्यक्रम होते हैं उनको देखने वाले वही लोग होंगे जो साहित्य से जुड़े हैं। उनको कहानी, कथानक, कथोपकथक इनका अंतर आना चाहिए। अगर उनका अंतर उसे पता नहीं होगा तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छे लेखक नहीं बन सकते। तो जो कथानक होता है, कथानक और कहानी में यही अंतर होता है। कहानी सीधी होती है, उसने कहा की लगा दिया, उसमें हमेशा थर्ड पर्सन ही चलता है। और कथानक में वो जो नायक खलनायक वो सामने खुद आते हैं, उसमें की नहीं होता जी, इसमें क्रम होता है। वो बोलता है, फिर ये बोलता है। और आपको कथानक का अच्छा कथानक वही होता है जिसके अंदर एक बहुत ही शानदार कर्म हो, उसमें भटकाम नहीं हो। आपने रमीज राजा स्पेशल महाभारत देख लीजिए, आपने महाभारत आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिए बी आर चोपड़ा की, आपको पता लग जाएगा। उसने ये कहा, उसने ये कहा, ये कहानी है। लेकिन अगर वहाँ बोलता है, उसके बीच में एक क्रम होता है, फिर एक चैप्टर खत्म हो जाए, फिर दूसरा चैप्टर शुरू होता है, उनके बीच में एक लिंक होता है, तो एक जो क्रम होता है शानदार, जो पूरी कहानी को आगे से आगे आपको देखने के लिए, पढ़ने के लिए आपको प्रेरित करता है, वो कथानक होता है जिसमें बीच में एक इंटरलिंक हो जी, जिसमें विकास हो, चीज़ों का विकास हो, घटनाओं का। और जैसे विकास होता जाता है वैसे वैसे आप कह सकते हैं कथानक बहुत शानदार दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। तो कथानक में क्या होता है? संघर्ष होता है, फिर तनाव पैदा होता है, फिर तनाव का एक जो है ना सोल्यूशन निकलता है, और लास्ट के अंदर एक खुशहाल अंत हो जाता है। ये क्या, ये कथानक ही तो है। तो कथानक एक वो प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी कहानी का या जो आपकी रचना है उसका विकास होता है। सर लेखक जो होता है ये एक्चुअल में बनाया नहीं जाता है, गॉड गिफ्ट ही होता है। सच तो ये है, बहुत बहुत बड़ा सत्य है, ये बहुत बड़ा सत्य है। जब महाभारत बन रही थी तो उसको बी आर चोपड़ा साहब ने जो है डॉक्टर राय मासूम रजा को लेखन के लिए दिया। और उस समय बहुत से लोगों ने सोचा कि बिल्कुल शुद्ध संस्कृत में प्राचीन भारतीय परंपरा, वो एक मुस्लिम कैसे इसको डायरेक्ट कर लेगा, लिखेगा कैसे। और वो संवाद आप देखिए, मेरे हिसाब से साहित्य के इतिहास में अगर आप महाभारत देख लें एक बार, महाभारत को आप धार्मिक दृष्टिकोण से ना देखें, आप देखिए नाटक कैसे लिखे जाते हैं, साहित्यिक दृष्टि से देखिए। अरे यार, आप अगर देख लेंगे, मैं आपको कह रहा हूं कि आप भूल जाएंगे, आपको शर्म आएगी आपके ऊपर इतिहासकार होने में। इसलिए कहते हैं ना, साहित्यकार बनता नहीं है, पैदा ही होता है। डॉक्टर मासूम राय रजा, बिल्कुल मासूम राय रजा पैदा ही होता है। उसका देखिए, आप प्लॉट देखिए, कथानक देखिए, कहानी देखिए, शब्दों का उपयोग, और शब्द कोई कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता कि किसी मुस्लिम राइटर का, मुस्लिम छोड़िए, हिंदू क्या नहीं थे उस दुनिया में। मुस्लिम हिंदू का कोई मतलब ही नहीं है। साहित्य का सोच और होता है उसकी सोच। तो ये जो किरदार है ये सिर्फ गॉड ही पैदा करता है। तो मैं आपके जो दर्शक है जो साहित्य को लेकर के उलझन में है, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, एक सलाह दूंगा आपको कि आप एक बार महाभारत देखिए। महाभारत को देखिए साहित्यिक दृष्टि से, और स्पेशली कब देखिए, जब पांडुपुत्र बड़े हो गए हैं। चलो बचपन वाला चमत्कारिक बातें हैं जिसके अंदर थोड़ा आपको लग सकता है कि बकवास है या चमत्कार है, मैं उस दृष्टि से देखने की बात ही नहीं कह रहा हूँ। मैं तो संवाद देख रहा हूँ। आप संवाद देखिए, जो कृष्ण का रोल किया था, जिन्होंने नाम भूल गया हूँ, हाँ जी, वो नाम मुझे भीष्म पितामह का रोल किया था मुकेश खन्ना साहब ने, और कर्ण का रोल किया था, और अर्जुन, इनका वार्तालाप, उसके अंदर मुस्लिम किरदार थे सर। अर्जुन, हाँ, मुस्लिम किरदार थे, और बाखूबी ऐसा निभाया है कि मतलब अच्छे आर्टिस्ट नहीं निभा पाए। बिल्कुल। तो आप तो जब चीर हरण होता है द्रौपदी का, उससे पहले बी आर चोपड़ा की बात कर रहा हूं मैं, बाकी तो बकवास है। बी आर चोपड़ा वाली महाभारत, उसके अंदर आप जाइए, कब, जब द्रौपदी का चीर हरण होता है उससे पहले से, यानी पांडुपुत्र जब बड़े हो जाते हैं, वहां से लेकर के पूरे युद्ध तक आप सिर्फ साहित्यिक
दृष्टिकोण अपने मस्तिष्क में रखते हुए आप लफ्जों का देखिए। ध्यान रखिए, आप हर प्रकार के लफ्जों शब्दों का इस्तेमाल आप देखिए, ठहराव, गहराव देखिए, ठहराव देखिए, ठहराव देखिए। अरे क्या, और शुद्ध हिंदी देखिए आप। हाँ, अरे यार उसमें इतनी हिंदी के ऐसे मतलब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मुझे नहीं पता था पहले कि ये बिल्कुल। हिंदी का शब्द है, बिल्कुल है ना। तो आप देखिए एक बार, मैं कहता हूँ हर साहित्यकार को वो जरूर देखनी चाहिए, फिर देखिए आप। हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल। है। आप जो है टीवी से अपनी नजरें नहीं हटा सकते अगर आप उसे ओरिजिनल तरीके से देख अरे रहे थे। आप उसको ओरिजिनल तरीके से बी आर चोपड़ा की ये महाभारत के संवाद देखते हैं तो आपको इतना उसमें नॉलेज और ज्ञान मिलेगा कि आप तो ऐसा फील होगा कि मैं इतने दिन इसको क्यों नहीं देखा। सर मैं आपसे एक मशवरा ही चाहता हूँ और अपने जो है दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी भी साहित्य की एक लाइन लिखें, एक भी लाइन लिखें या एक भी सेंटेंस लिखें, तो उसके बारे में बिल्कुल बारीकी से सोचकर ही लिखना चाहिए। इस रूटीन बना के उसकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अरे आपके दिमाग में एक छोटी सी घटना या बात आती है, आपने उसको एक लाइन में लिखी, आपको पता है कि एक लाइन साहित्यिक नहीं हो सकता, तो आप क्या करते हैं, उसको अनावश्यक लंबा करके या तो पूरी कविता बना देते हैं। जो बात एक लाइन की आप उसको 20-25 लाइन में ले जाते हैं या पूरी कहानी बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ओरिजिनल आपका जो उसमें ओरिजिनल की आपकी थी ना, वो मात्र है 1% और 99 आपने उसमें कचरा बकवास, डाला है, टाइम बकवास पास। डाला है। तो इसलिए साहित्यिक आप जो किसी रचना का कृति का आप निर्माण करने जा रहे हैं, उसकी रचना करने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप एक साहित्यिक रचना लिखने जा रहे हैं तो आपकी जो ओरिजिनल चीज़ है उसके साथ जुड़ने वाली चीज़ें है ना, वो इतनी सोच समझ के लिखे कि पढ़ने वाले को लगे कि पूरा ही और विद ओरिजिनल है। अलंकार के साथ हो। हाँ, विद अलंकार हो, शब्दों का सही इस्तेमाल हो, उसमें उतार चढ़ाव भी हो, उसका एक उद्देश्य भी हो, उद्देश्य तो लगना चाहिए। अगर आप में ये सब शामिल नहीं किया तो सिर्फ आपकी एक लाइन के लिए आपकी जो छोटी सी लाइन है, जो आपका 8-10 शब्द है ना, वो नेपथ्य में चले जाएंगे और आपका पूरा कचरा दिखाई देगा। तो आपकी जो मूल जो शब्द है, जो मूल भाव है ना, वो भी कचरे में मिक्स होकर बह जाएगा। चलिए सर, अब आपसे तीसरे प्रश्न में आते हैं। आप नाराज़ ना हुए क्योंकि मेरी आदत से लोग बहुत परेशान हैं। अब वो है तो क्या करूँ, मेरी भी अपनी आदत है। नाराज नहीं होंगे इस दुनिया में, आप सामने वाले से प्रश्न कीजिए, उसको ज्ञान देने दीजिए। इंसान ज्ञान दे करके कभी दुखी होता ही नहीं है। समस्या तब होती है जब लोग उसको ज्ञान देते हैं। नहीं, मैं ज्ञान दे नहीं रहा, मैं तो ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ। तो लेकिन ज्ञान अर्जित भी वही कर सकता है जो ज्ञान को जानेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाता। देखो सही तो ये। अच्छा सर, एक लेखक के और एक नाटक के सूत्रधार के देखिए क्या कर्तव्य होना चाहिए और उसके अंदर क्या विशेषता होना चाहिए ताकि वो, क्योंकि वह परंपरा खत्म ना हो। मैं चाहता हूँ परंपराएं खत्म ना हो, ये आगे बढ़ें और नए लोगों को सीखने का अवसर मिले। देखिए, नाटक और जो कहानी कथानक होते हैं, कथानक तो दोनों में ही रहते हैं। मैं सिर्फ एक कहानी, क्योंकि मैं एक कहानीकार हूँ, और नाटक, दोनों में बहुत ज़रा अंतर नहीं पाता हूँ। हालांकि मैंने नाटक नहीं लिखे हैं, नाटक देखे भी नहीं है, और नाटक लिखने वाले जो साहित्यकार उनके संपर्क में भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे इतना अवश्य पता है कि दोनों का जो उद्देश्य है वो भी एक होता है, लिखने का तरीका वो भी एक होता है। हाँ, एक चीज़ और होती है, वो होती है निर्देशन, कर्तव्य। हाँ, कर्तव्य पे मैं आता हूँ कि वो होता है निर्देशन। तो निर्देशन एक नई चीज आ जाती है तो नाटक लिखने वाले के कर्तव्य भी बदल जाते हैं। सर, निर्देशन जो करेगा उसको राइटर की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि नाटक जो आप लिख रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं जाकर के उस विद्या से जुड़ जाते हैं जिसमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ लेखक होते हैं ना, उसके कर्तव्य थोड़े बदल जाते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि कहानी का लेखक होता है और नाटक का लेखक होता है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। दोनों एक ही चीज़ होती है वैसे तो, लेकिन अंतर थोड़ा होता है, क्योंकि उद्देश्य नाटक का जो होता है उसको देने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, वहाँ एक डायरेक्टर की, एक निर्देशक की आवश्यकता होती है। इसलिए जो लिखने वाला है, सूत्रधार है, उसके थोड़े कर्तव्य है वो बदल जाते हैं। तो पहले तो है नाटक की भूमिका प्रस्तुत करना। कहानियों में ये सामान्यतः नहीं होता है, तो नाटक की भूमिका तैयार करना ये नाटक के लेखक या जो साहित्यकार है उसका एक अलग कर्तव्य बन जाता है। दूसरा है दर्शकों का मार्गदर्शन करना। यहाँ दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया जाता है। एक आपको याद होगा, अपन इलियड जैसे जो विदेशी नाटक जाते हैं, वहाँ एक विदूषक की भूमिका होती थी, है ना। एक थर्ड पर्सन होता है जो आकाशवाणी भी हो सकती है। और आपने महाभारत की हम जिक्र कर रहे थे, वहाँ मैं काल हूँ,
बड़ा और निखार। शाम है। तो एक वो स्टार्टिंग जो होता हाँ था। एक तीसरा पर्सन भी और शामिल हो जाता जी। है। तो ये सूत्रधार के कर्तव्य होते हैं कि वहां आपको एक भूमिका को प्रस्तुत करना है, एक मार्गदर्शन आपको देने वाला एक प्लॉट जो वो भी इसके अंदर डालना होता है। और तीसरा है दृश्यों को आपस में जोड़ना होता है, कंटिन्यूटी होती है। दृश्य जो होते हैं अलग अलग नाटकों में उसको आपस में जोड़ना होता है और कुछ ऐसे संकेत देने होते हैं ताकि वो दृश्य आपस में जी जुड़े रहे। और कथोपकथन का विशेष ध्यान रखा जाता है उसके अंदर। ये आपके रिप्रेजेंटेटिव संवाद। मुझे आपका चेहरा देख के लग रहा है कि आप अलग क्वेश्चन आने वाला है क्योंकि Thank you, sir. नाटक के उद्देश्य और संदेश में आप पूछ लीजिए या मैं ही दे दूं? नहीं, आप पूछिए कि कथोप नहीं आप ही बता दीजिए। चलो मैं आ ही जाता हूँ। कथोपकथन एक कहानी में तो महत्वपूर्ण होता है लेकिन नाटक में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जी। और ये हम महाभारत का जिक्र कर ही रहे थे। कथोपकथन क्या होता है? हर साहित्यकार को ये पता होना चाहिए। ये होता है कथन और उपकथन, यानी कोई कह रहा है और जवाब, उसके ऊपर उसका जवाब हो सकता है या उसका एक कथन के ऊपर एक कथन भी हो सकता है जो उसकी कथन की साइड से भी हो सकता है। कदाचित ऐसा नहीं हुआ होता, संजय, है ना, कदाचित वाला ये शब्द होता है, ये कथन के साथ ही कथन को जोड़ रहा है। तो कथोपकथन हो सकता है कथन के साथ और हो सकता है कथन का प्रति हो जी। तो कथोपकथन है वो महत्वपूर्ण होता है एक नाटक के अंदर, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप कहेंगे कथोपकथन से क्या तात्पर्य, जो हम चर्चा कर ही चुके हैं। उसके उद्देश्य क्या होना चाहिए कथोपकथन के? गरिमा। नाटक में क्या होता है कि एक रोल होता है, एक राजा होता है, रानी हो सकती है और एक मंत्री हो सकता है, एक गुप्तचर हो सकता है। तो कथोपकथन में एक गरिमा होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हाँ महाराज, वो जब राजा या जो उच्च पदाधिकारी है वो जब बोलता है तो वो नीचे वाले को मित्रवत व्यवहार भी कर सकता है, गुलाम की तरह भी कर सकता है। वो सामने वाले को हे मित्र कह सकता है, चाहे वो सामने वाला सारथी क्यों ना हो, और वो सामने वालों को बहुत उल्लड़ शब्द से भी बोल सकता है, चाहे सामने वाला मंत्री क्यों ना हो, क्योंकि वो अथॉरिटी है। लेकिन जब नीचे वाले की बात आती है तो वो गरिमा के साथ करेगा। ये एक नाटककार को, लेखक को पता होना चाहिए। ये हम महाभारत में जब एक राज दरबार का दृश्य आते हैं जहाँ पे वहाँ का जो दरबारी होता है इंद्रप्रस्थ का, वो एक प्रस्ताव लेके आता है जो महाराज धृतराष्ट्र के पास में, तब ये बहुत ही मार्मिक दृश्य आता है जिसके अंदर ये बात जिक्र होता है इसका कथोपकथन का। लेके आप देखिएगा उसको। जी जी। जब कहते हैं कि इस राज दरबार में क्या कोई भी नहीं है, यहाँ देखता हूँ कि महाराज को छोड़ के बाकी सब बोल रहे हैं। जी जी। ऐसा कुछ आया होगा। तो मैं कहता हूँ जब शब्दों को, हाँ, शब्दों से शब्दों का को मिलाना, जोड़ना, उसकी गरिमा। और गरिमा जैसे नाटक को क्यों हम जब मंचन होता है हम देख भी सकते हैं तो हम गरिमा का कपड़ों में बड़ा ध्यान रखते हैं। कपड़े होते हैं कि राजा को हम अलग तरह के कपड़े पहनाते हैं, जो जिस टाइप का चरित्र होगा उसी प्रकार के हम कपड़े पहनाते हैं। तो उनके हाव भाव भी उसी प्रकार के होने चाहिए। जैसे राजा जैसे टंकी देख रहा है तो जो सामने वाला है वो गर्दन झुका के देख रहा है। इसी प्रकार शब्दों में हाँ जी महाराज होना चाहिए। तो ये गरिमा का ध्यान रखें। जैसे सर ये है कि वासना उपासना नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपकी इस बात का सामने आई चुकी है कि सूत्रधार नाटक के कर्तव्य क्या होने चाहिए। वासना उपासना नहीं हो सकती। मजहब एक लिबास नहीं है जिसको आप चेंज करके किसी से कुछ भी कर लें, कहने साहब जो है मैं इससे प्रेम करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। मजहब लिबास नहीं है जिसे उतार के आप चोला बदल के कुछ भी बन जाए। ये संवाद है। वासना उपासना नहीं हो सकती। वो वासना है, उपासना नहीं है। उपासना के लिए तो आपको समझना पड़ेगा कि उपासना है क्या। ठीक है सर, हम अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथानक जो हैं कितने प्रकार के होते हैं और कथानक और कहानी में दोनों में क्या अलग अलग डिफरेंटता होती है, क्या अलग अलग अंतर पाया जाता है? देखिए, हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। यहाँ मैं एक साधारण उत्तर देना चाहूँगा और थोड़ा टेक्निकली। साधारण होता है एक मूल कथानक या ऐतिहासिक कथानक जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं होती है, अर्ध ऐतिहासिक घटनाएं भी हो सकती है, चमत्कारपूर्ण घटनाएं भी हो, पौराणिक कथाओं का आधार भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो पहले से मौजूद है इसलिए उसको ऐतिहासिक कथानक कहा जाता है। दूसरा उत्पाय, जैसे कि आपने जिक्र किया था, उत्पाय जो पैदा होते हैं परिस्थितियों के अनुसार, कथानक जो परिस्थितियों के अनुसार बन जाते हैं, आजकल उन्हीं का दौर चल रहा है। और तीसरा होता है मिश्रित, जिसमें इतिहास और पौराणिकता भी होती है
और अपनी आवश्यकता अनुसार हम उत्पाय कुछ और भी डाल देते हैं। ये 3 प्रकार के कथानक होते हैं। लेकिन कथानक अगर हम थोड़ा डिटेल में जाए तकनीकी में तो कई प्रकार के हो सकते हैं। स्पेशली 5 प्रकार के विश्व साहित्य में कथानक प्रचलित है। पहला है इसमें ऐतिहासिक कथानक। इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का कोई न कोई आधार होता है। इसमें पौराणिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, मजहबी कहते हैं अपन, और चमत्कारपूर्ण जो किंवदंतियाँ चलती रहती वो भी हो सकता है, लेकिन उसका आधार कहीं न कहीं होता है इतिहास में ही है। दूसरा होता है उलझा हुआ कथानक। ये सस्पेंस वाला होता है, जो फैंटेसी सस्पेंस आजकल चल रहा है ना, सस्पेंस जिसके अंदर को जिसमें लास्ट में ही क्लियर हो पाता है कि ये क्यों हुआ है। जैसे पहला ऐतिहासिक जो कथानक की हम बात कर रहे थे ना, उसमें एक क्रम होता है जी। शुरुआत होती है जिसमें संघर्ष और तनाव दिखाया जाएगा, फिर उसका विकास होता है, फिर एक साधारण आदमी हीरो बन के उभरता है, फिर कोई वो सॉल्यूशन होता है, अंत में उसका एक सॉल्यूशन देते हुए एक अंत किया जाता है। ये एक क्रम होता है। लेकिन जो उलझा हुआ कथानक होता है इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कथानक दूसरा प्रकार का मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर इस प्रकार का क्रम नहीं होता है। हो सकता है रिजल्ट सबसे पहले ही दिखा दे, आज साई-फाई जो आजकल हम देख रहे हैं उसमें, फिर कहानी फ्लैशबैक में चलती है बीच बीच में, या सस्पेंस वाली जो कहानी फ्लैशबैक आती है, हाँ फ्लैशबैक, इसमें कोई घटना मर्डर दिखा दिया डायरेक्ट। अब मर्डर कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये पता ही नहीं है, उसको क्लियर करना है। जो ऐतिहासिक प्लॉट होते हैं वहां पे वो जो बीच में या लास्ट में आता है वो सीधा ही दिखा दिया, फिर बीच बीच में कहानी जाएगी। एक इंस्पेक्टर आता है, वो सोचता है क्या हुआ था ना, तो बीच में उलझा हुआ रहता है, कोर्ट रूम में ले जाके क्लियर करेंगे उसको। या तो ये उलझाव होने के फायदे क्या होते हैं कि जो पाठक होता है या अगर दर्शक होता है उसको पूरी देखनी ही पड़ेगी, वो चीज़ वो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा उसको। जब ऐतिहासिक जो हमारे साहित्य होते हैं उसको इंसान बीच में छोड़ सकता है, या इतना हो गया बाद में देख लेंगे, या छोड़ो अब तो पता ही है आगे क्या हुआ, या फिर पीछे हमें पहले से पता आगे देख लें क्या होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स जो साहित्य होते हैं ना, इसको आपको पूरा देखना पड़ता है, क्या हुआ, सस्पेंस है, बीच में ये हो गया वो हो गया, तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तीसरा होता है नैतिक। नैतिक होता है उसमें कोई कर्म इसलिए नहीं होता कि वो एक संदेश देने के लिए बनाया जाता है, उसमें छोटी छोटी कहानियां, चाहिए वो आपस में संबंधित हो या नहीं हो उनको, क्योंकि वो किसी एक संदेश से जुड़ी है इसलिए दोनों जोड़ दिया जाता है, जोड़ के एक बढ़िया कथानक बनाया जाता है। चौथा होता है चरित्र प्रदान। यह आजकल बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। प्रोपगेंडा सबसे ज़्यादा इसी में होता है, जो अपना चौथा चरित्र प्रदान, और 5वां घटना प्रदान। ये मैं 5 प्रकार के कथानक की बात कर रहा था, तो ये चौथा जो चरित्र प्रधान कथानक है, और ये 5वां मेरा जो घटना प्रधान है ना, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोपगेंडा होता है। चरित्र प्रधान में इसके जो अनुयायी होते हैं या उसके साथ वाले, या वो खुद ही होता है, वो एक चरित्र को लेके किसी कथानक का निर्माण करता है जी। सबसे ज़्यादा झूठ उसमें होता है, सबसे ज़्यादा थोपी जाने वाली बात उसमें, सबसे ज़्यादा छुपाया उसमें जाता है, और सबसे ज़्यादा उत्तेजना भी उसी में होती है। किसी को हीरो बनाना हो, किसी को खलनायक बनाना हो, एक चरित्र को लेके, है ना। और इसी प्रकार कोई एक घटना होती है, कोई केस हो गया, कोई घटना हो, उसको लेके फिर साहित्य की भरमार आती है। आदमी अपने अपने हिसाब से एक साहित्य की रचना करता है, कोई किस घटना में इसका पक्ष लेता है, दूसरा इसका पक्ष लेता है। तो ये लास्ट के जो कथानक है वो शुद्ध मेरे हिसाब से साहित्य नहीं होती, ये प्रोपगेंडा ही होता है। प्रोपगेंडा। लेकिन आजकल जमाना ही वो हेलीकॉप्टर से कूदा है, और हेलीकॉप्टर से कूदने के बाद जो ऐसा उसने जो क्या कुछ भी, तो मैं तो इसको साहित्य मानता ही नहीं हूँ। लेकिन आप देखेंगे आजकल उन्हीं का जमाना है। एक छोटी सी घटना पे किताब लिख दो, नहीं सर, अरे वो चलती वही आजकल भैया, वही बिकती है। एक बात बताऊं, सबसे ज़्यादा जो टिपिकल फिल्म होती है वो आर्ट फिल्म बनाना होता है। सबसे ज़्यादा टिपिकल फिल्म जो होती है वो आर्ट फिल्म बनाना होता है। ये तो आजकल जो टेक्नोलॉजी चली है, कंप्यूटर पे इसको करा के कर देते हैं, लेकिन आर्ट को उभारना सबसे बड़ी साहित्यिक बात आ जाती है। वहाँ पर साहित्य ही ज़रूरी होता है, वहाँ पर आप प्रोपगेंडा दिखा नहीं सकते। साहित्य मैटर है, जो मुंशी प्रेमचंद जी को हमने पढ़ा है। और मुंशी प्रेमचंद ने कोई आत्मकथा लिखी है कभी किसी की? आजकल पैसे दे के लिखवाई जाती है आत्मकथा, उसमें हीरो बनाया जाता है, होता नहीं है, बनाया जाता है। तो आत्मकथा किसी की लिखना, वो भी ये चौथे प्रकार का है ना, चरित्र प्रधान साहित्य ही होता है। क्योंकि आत्मकथा लिखने की जो परंपरा कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, मैं उस गहराई में तो नहीं जाना चाहता, नहीं, वो तो लेकिन वो शुद्ध साहित्य नहीं हो सकता। हाँ, वो एक प्रेरक कथाएं हो सकती है, शोपीस होता है वो। हाँ, हम किसी को प्रेरक करने के लिए अच्छी घटनाएं बता सकते हैं उससे जुड़ी हुई, लेकिन उसमें आत्मकथा वो पैदा हुआ या इसका संबंध मेरे हिसाब से साहित्य से नहीं होना चाहिए। आजकल एडवेंचर का और एक्शन का भी बड़ा जमाना है, एडवेंचर का, तो वो घटना आधारित हो जाती है। तो लेकिन आप इस बात को लेके मुझसे सहमति व्यक्त करेंगे कि आज का जो समय है वो शुद्ध साहित्य का शायद नहीं रहा है। आप देखेंगे दिल्ली पढ़ते हैं, वो किताब थोड़ी सी उसमें
किसी प्रोपगेंडा वाली किताब होनी चाहिए, किसी चरित्र प्रधान या किसी घटना प्रधान, उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला, थोड़ा सा आपत्तिजनक आप बातें डालिए, किताबें की हज़ारों प्रतियां रातों रात बिक जाती है, थोड़ा सा नंगापन डाल और देंगे वो उसमें। लेखन वाला इंसान है वो रातों रात प्रसिद्ध हो जाता है। आजकल यही तो चल रहा है, उन पे फिल्में बनती है, उन पे नाटक बनते हैं, जी जी जी। है ना। वो किसी एक है ना एक धारा को पुष्ट करने वाली चीज़ें होती हैं जिसको अपन प्रोपगेंडा बोलते हैं। जी सर, अभी एक फिल्म आई थी, ये श्रीमती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पर बनाई थी। हम क्यों इससे बात नहीं करना चाहेंगे, मैं भी नहीं करूँगा, माफ़ी चाहूँगा, हाँ। लेकिन श्रोता अगर विद्वान है तो अपने आप समझ जाएंगे ये चीज़ें साहित्यिक नहीं होती। कोई भी हो, साहित्य अलग होता है, साहित्य में एक संदेश होता है, और साहित्य सत्य को स्वीकार करता है। साहित्य में सिर्फ अच्छा नहीं होता कि अच्छा मैं निगल लूँ, बुरा मैं थूक दूँ। साहित्य में समाज की बुराई भी होती है, चरित्र की बुराई भी होती है, और वही साहित्य अच्छा होता है जहाँ चरित्र जो नायक है उसकी भी बुराई हो और खलनायक है उसकी भी अच्छाई हो। और वो जो सत्य दिखाए वो साहित्य होता है, और जो संदेश दे। उस किसी भी अच्छे नाटक में जो नायक और खलनायक होते हैं ना, वो केंद्र बिंदु नहीं होते, उसका साहित्यिक उद्देश्य केंद्र बिंदु होना चाहिए। बिल्कुल। उसका जो सामाजिक सरोकार है, विमर्श है, वो केंद्र बिंदु होना चाहिए। जी, जी, लेकिन अगर आपके साहित्य में कोई नायक या कोई खलनायक या कोई घटना या कोई चरित्र अगर केंद्र बिंदु है तो मेरे हिसाब से वो साहित्य है ही नहीं, वो प्रोपगेंडा है। जी। कहानी और नाटक, इन दोनों विधाओं में क्या अंतर है? देखिए, कहानी और कथानक में जो अंतर रहता है ना, वो इतना बारीक अंतर होता है कि बहुत से साहित्यकार तो इसमें पछड़े में पड़ते ही नहीं हैं। अभी मैं पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि कहानी होती है वो साधारणतया या मैक्सिमम थर्ड पर्सन में चलती है, उसने कहा कि जोड़ दिया, और वो घटना पूरी बता देगी, और रोचकता भी इसमें थोड़ी बहुत होती है, लेकिन उसमें क्रमबद्धता नहीं होती, कथोपकथन का आनंद नहीं होता, उसमें वो अलंकार नहीं होता जो साहित्य की पहचान है। तो अगर कहानी है, जैसे बच्चों के लिए एक शेर था, एक शेर नहीं था, और उसने क्या, एक गीदड़ था, तो वो एक रोचकता तो है उसके अंदर, और उसमें जो बात वो कहना चाह रहा है वो भी कह देता है, लेकिन बड़ा जो परिपक्व आदमी उसको लेता नहीं है ज़्यादा सीरियसली, क्योंकि उसको पता है कहानी है। जो कथानक होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोचकता होती है, वो प्रौढ़ होती है, संवाद होती है, अलंकार होता है, एक क्रम होता है, संवाद प्रक्रिया। दोनों का उद्देश्य तो एक ही होता है, कोई न कोई बात सामने रखना, या जो भी उसका कोई एक उद्देश्य रहा होगा, लेकिन उसमें रोचकता होती है, क्रमबद्धता होती है, एक्सप्रेशन, और बहुत सारे लिंग आपस में जुड़े रहते हैं, और जो उसमें नायक खलनायक जो चरित्र है वो खुद सामने आके बोलता है, और कहानी में वो सामने आके और एक्सप्रेशन। देखिए, कहानी में उसने ऐसा कहा, ये कहा कि किसे जुड़ गया, तो वहाँ थर्ड पर्सन सारी बात कह देता है। कथानक में खुद चरित्र जो वो नायक हो खलनायक खुद आके अपनी बात कहता है जी। और उनकी बातों में एक क्रमबद्धता होती है, इसलिए उसमें रुचि ज़्यादा होती है, और वो प्रौढ़ रुचि होती है, यानी कि जो हमारे प्रौढ़ जो पाठक है उसको प्रभावित करती है जी। ये पहला उसका अंतर हो गया। दूसरा होता है कहानी थोड़ी सरल होती है, कोई भी कह सकता है, आप बोल के कहानी बोल दीजिए, लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो, एक बच्चा भी कहानी बोल देगा। कहानी बोलना आसान होता है क्योंकि उसको आपने सुना, सुन के बोल दिया, कुछ करना है ही नहीं। तो कहानी थोड़ी सी सामान्य होती है और थोड़ी सरल होती है, लेकिन जो कथानक है वो योजनाबद्ध होता है, उसमें अलंकार होते हैं, उसमें रस होते हैं, उसमें खुद चरित्र सामने आके बात करता है। तो कथानक को कहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, वो फिर साहित्यकार होता है, वो साहित्यकार। तो कहानी लिखने वाला जरूरी नहीं कि साहित्यकार हो, उसको पहला सीन लिखने से पहले आखिरी सीन के बारे में सोचना और होता है। तो साधारण कहानी तो कोई बच्चा भी लिख सकता है, उस कहानी को कथानक का रूप देना वो एक साहित्यकार का काम है। यही अंतर है कहानी और जब हम नाटकों का मंचन स्टेज पे करवाते हैं या जो भी सूत्रधार होता है वो अपना नाटक का मंचन उस पर करवाता है, तो उसमें पात्रों के अंदर में चयन करते वक्त या उनसे अपना कार्य करवाते वक्त या उनको बात कहलवाते वक्त उनका चयनित किस तरह से क्या होना चाहिए? देखिए, नाटक अगर आप मंचन करने जा रहे हैं तो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तो आपके पात्र जिनके लिए आपने जिन चरित्र के लिए आपने पात्र बनाए हैं, और दूसरा उसका निर्देशन। मैं महाभारत की कास्टिंग का पूरा इंटरव्यू देख रहा था, तो कहा कि पहले भीम को दुर्योधन बनाया जा रहा था लेकिन फिर सेट नहीं हुआ, और वो एक बार मुझे भी वो करवाने उन्होंने कहा था कि आपको मुझे साफ करवानी पड़ेंगी। हाँ, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो नाटक का उद्देश्य उसकी प्रभावशीलता खत्म ही कर दें अगर उसमें बहुत
जी, गंभीरता के साथ हम चयन जी, नहीं जी, किया जी, जाएगा। जी। तो पात्र किताबों का जो नाटक का जो लिखने में जो हमने पात्र बनाया है ना, वो तो दिमाग में था साहित्यकार के, लेखक के। लेकिन यहाँ जो पात्र आएगा वो सिर्फ और सिर्फ नाम का ही पात्र नहीं होना चाहिए, लेकिन शरीर और स्वभाव का भी पात्र होना चाहिए। आपने उसे भीम दिया, यहाँ आपने 4 फुट के आदमी को खड़ा कर दिया, तो क्या भीम का पात्र निभा पाएगा वो? तो उस समय पात्रों का चयन करते समय उसका कद, काठी, भाषा, व्यवहार, उसके बोलने का तरीका, संवाद, ये सब ऐसी चयन ऐसा होना चाहिए कि वो उस चरित्र को पुष्ट करे। कोई कृष्ण किसी को आप बना रहे हैं, अरे गोरा चिट्ठा बना दी जो बीच बीच में, है ना, शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहा है, तो मेरे हिसाब से प्रभावशाली कृष्ण का रोल नहीं कर पाएगा। आपने 5 फुट का आदमी भीम बना दिया, तो क्या वो लगेगा? भले ही उसका रोल में उसको कितना बोलना है, उसको कितने संवाद बोलने, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप देखिए महाभारत में सबसे ज़्यादा संवाद है वो मुकेश खन्ना यानी कि भीष्म पितामह और कृष्ण के होते हैं। तो आपको जब भीष्म पितामह और कृष्ण का चुनाव करना है किसी चरित्र के लिए या पात्र के रूप में, तो आपको देखना होगा कि उसका कद काठी ही नहीं, उसकी भाषा क्या है, क्योंकि वो ही के अंदर में रहेंगे। चेहरे के एक्सप्रेशन क्या है, हाव भाव क्या है, ये सब चीजें। तो आपको सिर्फ आपका जो लिखा हुआ जो आपका साहित्य है उसी को नहीं देखना है, आपको उस चरित्र की आत्मा में भी घुसना है। और ऐसे चरित्र का आपको, ऐसे पात्रों को आपको ढूंढना है चयन करते समय। इनका ध्यान रखना है कि जब वो उसका चोला पहने तो लगे कि वो वास्तविक पात्र सामने आ गया। अब जैसे नाना पाटेकर जो साहब है, बिल्कुल है, वैसा आना भी चाहिए सामने। मैं फैन हूँ एक्चुअल में, हकीकत बहुत है और बहुत, बिल्कुल। और वो ना उनके पास वो, और एक्चुअल में वो बिल्कुल रियलिटी कर देते हैं। मैंने अपने वक्त में एक फिल्म देखी थी राज कपूर की, वो जिस देश में गंगा बहती है। हाँ। तो स्टार्टिंग सीन था उसके अंदर, तो वो रोटी लेकर वो बैठे हुए होते हैं, आदि जो डाकू आके उनको घेर लेते हैं। मैं मानता हूँ कि दिलीप साहब की बहुत वैल्यू है, बहुत अच्छा करा, लेकिन जब राज कपूर साहब को जब देखता हूँ और जब उनकी फेस देखता हूँ, जब उनकी वो देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ राज कपूर साहब हैं यार, और डिफरेंट होना चाहिए। आप एक ही चीज़ पे हो, आपको अगर मैं यकीनन एक भिखारी के रोल में ही खड़ा करना चाहता हूँ, तो आपको कटोरा लेके वाकई भिखारी ही लगना चाहिए। बिल्कुल वही तो, आपको चोला ही नहीं पहनना है, आत्मा भी चाहिए। आत्मा भी चाहिए। आपको चोला नहीं पहनना है, कपड़े नहीं पहनने हैं, सिर्फ उसकी आत्मा भी अंदर लानी है, तभी आप उस चरित्र का सही से अभिनय बिल्कुल। दिलीप साहब ने जो है नया दौर में टांगे वालों के साथ रहकर बिल्कुल वो सारी बातें सीखी है, तब जाके वो हुआ है। लेकिन आजकल इसके विपरीत है। चरित्र का पूरी तरह ढलना जरूरी है, संवादों का उचित प्रयोग होना चाहिए, और शारीरिक जो उनका हाव भाव है वो भी चरित्र से मेल खाना चाहिए। बोलने का तरीका, महाभारत में जो अपने ये जो शकुनी का रोल किया था, मैं जी बहुत बेहतरीन था। मुझे कोई कहता है कि क्या अर्जुन, क्या कृष्ण, मैं कहता हूँ भैया मुझे अगर कोई कहे ना टॉप पे, तो मैं किसी एक ही बंदे को शकुनी। एक्चुअली क्या है कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैं नाम भूलने लग गया आजकल। ये शकुनी का रोल किया था ना अपने, जो नारदगा भी करते थे यार, चलो छोड़ो उसको। लेकिन आप जब महाभारत देखें तो आप साहित्यिक दृष्टि से जब आप देख रहे हैं तो आप शकुनी पे गौर करिएगा। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आपको शकुनी पे सीखने को मिलेगा। उसका हाव भाव, वो खलनायक नहीं है, वो तो एक चरित्र है बेचारा, सही में खलनायक थोड़ी है, लेकिन आप उसको ज्ञान लेने की दृष्टि से देखिए कि किस प्रकार के संवाद होने चाहिए, उसके बोलने का तरीका। तो अगर आप साहित्यिक रूप से महाभारत को देख रहे हैं, रमीज रजा वाली, B.R. चोपड़ा वाली, तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए आप, जैसे डॉक्टर राय मासूम रजा, तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है शकुनी का रोल किया था वो, मुकेश खन्ना का रोल किया था वो, और ये जो कृष्ण का रोल किया था। ये 3 चरित्र आप देखते रहिए, आपको मजा आ जाएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर, आप जो अगला उपन्यास लिख रहे हैं कब तक पूर्ण कर लेंगे? आपका आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद नहीं सर, मैं तो कर लेंगे। नहीं, वो मेरा जो उपन्यास है ये जो द फर्स्ट इंटरव्यू, पहले ये मेरी एक पुस्तक थी द फर्स्ट इंटरव्यू, जो ऑलरेडी कंप्लीट है और मार्केट में है। उसको मैंने उपन्यास यानी रस के साथ प्रस्तुत किया और वो भी कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुकी है। अभी उसका मैं फाइनल टच दे रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें अलंकार वेशभूषा तो मैंने पढ़ा ही दी है, उसको आप थोड़ा मैं मेकअप कर रहा हूँ, या मान लीजिए आप। अभी मैं कुछ ही दिनों बाद आपको वो दिखाता हूँ, जल्दी सामने आ जाएगी। जी सर, हमारे से जुड़ने के लिए और हमारे सामने अपना प्रस्तुतिकरण देने के लिए मैं अपने दर्शकों की तरफ से और मेरी
टीम की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि शायद इतनी अच्छी शानदार जानकारी मुझे अभी तक किसी ने नहीं दी नहीं, है। आपका और हकीकत ये है कि हाँ। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यार इसको अगर दूर ही रखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब वो क्यों कहते हैं सर, आपको ऐसा क्या लगा मेरे अंदर? देखिए, कुछ नहीं लगा। अगर कोई सत्य बोलता है तो उसको तेल के छींटों की तरह नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से उसको गाइड की तरह लेना चाहिए। आपने अभी मुझे टोका था कुछ शब्दों के उच्चारण को लेके भी बीच में, सर ऐसा भी लिए आपने टोका नहीं, दर्शकों को पता भी नहीं चला, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनके हाव भाव से मैं समझ गया। इन्होंने अभी 2 शब्दों के लिए बीच में मुझे कहा, जब मैंने बोला इन्होंने रिपीट किया, मैं समझ गया। तो इसलिए सामने वाला एक है ना, वो निंदक नीरे राखिए, तो निंदक आपका शत्रु नहीं होता मेरे हिसाब से। वो होता है जो आपके अंदर गलतियां ढूंढता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने खुल्लम खुल्ला नहीं कहा, मेरा सम्मान करते हुए, लेकिन मैंने ध्यान दिया है कि मेरा उच्चारण गलत था। मैं सुधार करूंगा इसमें। आपके जैसे लोगों का होना जरूरी है एक साहित्यकार के लिए। अगर आप अच्छे साहित्यकार बनना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो साहित्य की समझ रखते हैं, उनका उलाहना और उनकी जो निंदा है ना, वो मतलब ग्रहण करना सीख लीजिए। आपकी जरा नवाजी के लिए शुक्रिया। क्यों? आपकी अरे मुझे तो सीखने को मिल रहा है ना फ्री में। नहीं सर, मैं आप एमफिल है, मैं वो नहीं हूँ, वो बात नहीं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि एक गॉड गिफ्ट ही होती है, और बात करते करते ही बात होती है, और होना चाहिए। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसको कोई अगर अपने लिए कमी निकालता तो उसको पास बिठा के और उससे मोहब्बत से बोलना नहीं, चाहिए। हम आपसे पूछेंगे अगले इंटरव्यू में क्या क्या कमियां होती है साहित्य, लेकिन हम आपसे पूछेंगे उल्टा। आप हमसे पूछिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।